हेलो एवरीवन। आज का चैप्टर है हमारा उपचारात्मक शिक्षण यानी रेमेडियल टीचिंग। उपचारात्मक शिक्षण, जैसा कि इसके नाम से विदित होता है, एक इस प्रकार का शिक्षण या अनुदेशनात्मक कार्य होता है जिसे किसी एक विद्यार्थी या विद्यार्थियों के समूह विशेष की किसी विषय विशेष के अधिगम से संबंधित कोई एक विशेष कठिनाई, कमजोरी या समस्या, विशिष्ट या सामूहिक, जिसका किसी निदानात्मक परीक्षण या इसी प्रकार के कुछ निदानात्मक उपायों के माध्यम से पता चलता हो, का निवारण करने के लिए काम में लाया जाता है। इस तरह किसी भी प्रकार के उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य आधार वे निदानात्मक प्रयत्न होते हैं जिन्हें इस विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है कि अधिगम कार्य में जिस तरह की परेशानियों, कठिनाइयों तथा कमजोरियों का सामना अधिगमकर्ता या अधिगमकर्ताओं को करना पड़ रहा है, उनके बारे में ठीक ठीक निदान किया जा सके। जितनी अच्छी तरह से ये निदानात्मक प्रयत्न किए जाएंगे और उनके फलस्वरूप जितनी अच्छी तरह से निदानात्मक परिणाम प्राप्त होंगे, विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाई, कमजोरी तथा परेशानियों से उसे मुक्ति दिलाने हेतु उतने ही अच्छे ढंग से उपचारात्मक शिक्षण का नियोजन एवं क्रियान्वयन किया जा सकेगा। अतः यह कथन कि जैसा निदान होता है उपचार भी वैसे ही किया जाता है, सभी अर्थों में खरा उतरता है। इस मूल मान्यता का अनुसरण करते हुए विज्ञान में संभावित उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कुछ निम्न धारणाएं बना सकते हैं। पहला, अगर कक्षा के सभी या अधिकांश विद्यार्थी किसी एक प्रकार की अधिगम कठिनाई या कमजोरी का अनुभव कर रहे हैं, तो उसके निवारण हेतु एक साझा उपचारात्मक कार्यक्रम अपनाया जा सकता है। इस कार्य हेतु कठिनाई तथा कमजोरी जिस क्षेत्र या प्रकरण विशेष से संबंधित है, उस प्रकरण या अधिगम विशेष के पुनः शिक्षण अधिगम हेतु विशेष अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जा सकती हैं तथा उसके शिक्षण हेतु अन्य अधिगम शिक्षण विधियों, दृश्य श्रव्य साधनों तथा शिक्षण व्यूह रचनाओं, अभ्यास कार्य, प्रयोगात्मक कार्य आदि का सहारा लिया जा सकता है। दूसरा, अगर निदान की गई कठिनाई या कमजोरी ऐसी है जिसे विद्यार्थी विशेष द्वारा ही अनुभव किया जा रहा है, तब उपचारात्मक उपाय भी वैयक्तिक और विशिष्ट ही होंगे। इस तरह अगर कोई विद्यार्थी किसी प्रकरण विशेष में इसलिए किसी अधिगम कठिनाई का अनुभव कर रहा है क्योंकि इसे पढ़ने के लिए जो पूर्व ज्ञान तथा अधिगम क्षमताएं उसे चाहिए वे उसके पास नहीं हैं, तो इसका एकमात्र बेहतर इलाज यही है कि उसे यह बुनियादी आधार प्रदान कर दिया जाए। उसकी पुरानी कमजोरी जो विषय विशेष के अर्जन में रह गई है, उसे दूर कर दिया जाए। इस कार्य हेतु, इस कमजोरी के निवारण हेतु व्यक्तिगत रूप से उसे जो भी शिक्षण चाहिए वह उपयुक्त विधियों तथा तकनीकों से प्रदान करना ही यहाँ उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोजन माना जाएगा। तीसरा, अगर निदान की गई कठिनाई या कमजोरी ऐसी नहीं है जो उसके पूर्व ज्ञान तथा पिछली पढ़ाई गई बातों को अच्छी तरह ग्रहण करने से संबंधित हो, तब उसके कारण अवश्य ही वर्तमान में किए जाने वाले शिक्षण अधिगम कार्यक्रम में हुए होंगे। निदानात्मक परीक्षण के परिणाम तथा विद्यार्थी विशेष द्वारा की जाने वाली अधिगम त्रुटियों के विश्लेषण से ही अब यह मालूम पड़ेगा कि उसके द्वारा विषय या प्रकरण विशेष के अधिगम के संदर्भ में किस प्रकार की कठिनाई या कमजोरी का अनुभव किया जा रहा है तथा उसके पीछे कौन से संभावित कारण हो सकते हैं। इस प्रकार के निदान के आधार पर ही उसके लिए विशिष्ट उपचारात्मक शिक्षण के आयोजन का नियोजन किया जा सकता है। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के निदानात्मक कार्य और उसके परिणामों का उचित विश्लेषण करने के आधार पर ही विद्यालयों में उपचारात्मक शिक्षण के संगठन की व्यवस्था की जा सकती है। विज्ञान में उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेमेडियल टीचिंग इन साइंस। विज्ञान विषय हेतु विद्यालयों में
उपचारात्मक शिक्षण का संगठन प्रायः निम्न विविध रूपों में संपन्न किया जा सकता है। पहला, कक्षा शिक्षण क्लास टीचिंग। दूसरा, समूहगत ट्यूटोरियल शिक्षण ग्रुप ट्यूटोरियल टीचिंग। तीसरा, वैयक्तिक ट्यूटोरियल शिक्षण इंडिविजुअल ट्यूटोरियल टीचिंग। चौथा, पर्यवेक्षित ट्यूटोरियल शिक्षण सुपरवाइज्ड ट्यूटोरियल टीचिंग। पांचवा, स्व अनुदेशित शिक्षण ऑटो इंस्ट्रक्शनल टीचिंग। छठा, अनौपचारिक शिक्षण इनफॉर्मल टीचिंग। कक्षा शिक्षण क्लास टीचिंग। इस प्रकार की औपचारिक शिक्षण व्यवस्था में कक्षा के वर्तमान स्वरूप और संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। यह जानकर कि कक्ष के विद्यार्थी विषय विशेष से किसी एक शाखा प्रकरण विषय वस्तु प्रक्रिया अवधारणा आदि को समझने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं या जो कुछ भी उन्हें अब पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में अपेक्षित पूर्व ज्ञान उनके पास नहीं है। अध्यापक पूरी कक्षा को उसके बारे में शिक्षण प्रदान करता है। पहले पढ़ाए पाठ को पुनः पढ़ाता है, किसी भी अंश को अच्छी तरह स्पष्ट करता है, उसके बारे में विविध प्रकार के अधिगम अनुभवों को बहु इंद्रिय माध्यम से प्रस्तुत करता है और इस तरह ऐसे सभी प्रयत्न अपने शिक्षण के द्वारा करता है जिनसे कक्षा के सभी विद्यार्थियों को विषय विशेष में अनुभव की जाने वाली अधिगम कठिनाई, कमजोरी तथा परेशानी को दूर करने में पूरी सहायता मिले। इस प्रकार के उपचारात्मक शिक्षण कक्षा के सभी विद्यार्थियों की साझी अधिगम कठिनाइयों को दूर करने में उपयुक्त भूमिका निभा सकता है। समूहगत ट्यूटोरियल शिक्षण ग्रुप ट्यूटोरियल टीचिंग। इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था में कक्षा के विद्यार्थियों को कुछ समूह विशेषों में विभक्त करने की चेष्टा की जाती है। इस विभाजन का आधार इस बात को लेकर होता है कि एक समूह में शामिल विद्यार्थियों की लगभग विषय विशेष संबंधी एक जैसी अधिगम कठिनाइयाँ, कमजोरियाँ और समस्याएं हों। अब प्रत्येक समूह को किसी एक शिक्षक या विभिन्न शिक्षकों द्वारा अलग अलग रूप से उनकी अपनी ग्रुप का इंचार्ज एक ट्यूटर होता है। वह या तो विद्यार्थियों में से किसी होशियार विद्यार्थी को यह काम सौंप देता है अथवा विषय अध्यापक ही प्रत्येक समूह के लिए अलग अलग रूप से अपने समय का विभाजन कर लेता है। इस तरह की व्यवस्था कैसे भी अपनाई जाए, मूल उद्देश्य यही रहता है कि ट्यूटोरियल समूह में शामिल सभी विद्यार्थियों की साझी अधिगम कठिनाइयों और कमजोरियों को सामूहिक रूप से हल किया जा सके। इसके लिए विषय विशेष के पाठ्यक्रम से संबंधित जिन प्रकरणों, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों को ग्रहण करने में विद्यार्थियों के कौशल को जिस ढंग से बालक ग्रहण कर सके उस ढंग से प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है। विभिन्न प्रकार की शिक्षण और अनुदेशनात्मक सामग्री का उस रूप में प्रयोग किया जा सकता है जिससे विद्यार्थियों को जो बात पहले समझ में नहीं आ रही थी वह बात ठीक से समझ में आ सके। समूहगत ट्यूटोरियल शिक्षण कक्षा शिक्षण की तुलना में कई बातों को लेकर उपयोगी सिद्ध होता है। इसमें विद्यार्थियों को समूहों में बांटकर शिक्षण प्रदान किया जाता है और एक समूह में वे ही विद्यार्थी शामिल होते हैं जिनकी अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ एक जैसी हों। पूरी कक्षा को एक साथ शिक्षण देने में बहुत से विद्यार्थी ऐसे रह जाते हैं जिनकी अधिगम कठिनाइयाँ और कमजोरियां एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं। दूसरे विद्यार्थियों की खातिर उन्हें इस प्रकार के शिक्षण को बेकार ही झेलना पड़ता है और इससे उनकी शक्ति और समय का अनावश्यक रूप से अपव्यय होता रहता है। समूहगत ट्यूटोरियल शिक्षण व्यवस्था में इस प्रकार की कठिनाई कम होती है क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या सीमित रहती है और अध्यापक को भी सीमित बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना होता है। वैयक्तिक ट्यूटोरियल शिक्षण इंडिविजुअल ट्यूटोरियल टीचिंग। इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था में प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी अपनी अधिगम कठिनाइयों और कमजोरियों के हिसाब से वैयक्तिक शिक्षण प्रदान किया जाता है। इस व्यवस्था में अध्यापक द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को अलग अलग रूप से वह सभी प्रकार की वांछित सहायता, मार्गदर्शन और कोचिंग प्रदान करने की व्यवस्था की जाती है जिससे
उनकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमजोरियों का अच्छी तरह निराकरण कर उनकी योग्यताओं और क्षमताओं का अधिक से अधिक विकास किया जा सके। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस प्रकार कि उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था में विद्यार्थियों के अधिगम संबंधी व्यक्तिगत ध्यान और पुनर्बलन की अपेक्षा करते हैं, वह सभी उन्हें वैयक्तिक रूप से भली भांति अग्रसर किया जा सके। पर्यवेक्षित ट्यूटोरियल शिक्षण, सुपरवाइज्ड ट्यूटोरियल टीचिंग। इस प्रकार की उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था में विद्यार्थियों के ऊपर ही यह जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि वे विषय विशेष में अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों और कमजोरियों को अपने प्रयत्नों से ही दूर करने की कोशिश करें। इस दृष्टि से वे अब यहाँ जो बातें समझ में नहीं आई हों, उन्हें अच्छी तरह पढ़कर उन पर अच्छी तरह चिंतन मनन कर तथा विशेष रूप से ध्यान देकर समझने का प्रयत्न करते हैं। अभ्यास कार्य, पुनरावृत्ति, स्वाध्याय आदि की सहायता लेते हैं, कौशलों का अच्छी तरह उपयोग कर देखते हैं और इस तरह वे सभी ऐसे प्रयत्न करने की कोशिश करते हैं जिनसे विषय संबंधी अधिगम कठिनाइयों, कमजोरियों तथा समस्याओं से उन्हें मुक्ति मिल सके। ऐसा करते समय उन्हें अपने अध्यापकों का पर्याप्त मार्गदर्शन तथा आवश्यकता अनुसार वांछित सहायता भी प्राप्त होती रहती है। इस तरह इस प्रकार के उपचारात्मक शिक्षण में उपचार हेतु प्रयत्न तो विद्यार्थियों द्वारा स्वयं ही किए जाते हैं, परंतु इन प्रयत्नों को उचित रूप से अध्यापक का मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण भी प्राप्त होता रहता है। अध्यापक द्वारा प्रदत्त इस प्रकार का पर्यवेक्षण संबंधी कार्य समूहगत भी हो सकता है और वैयक्तिक भी, यानी वह विद्यार्थियों को उपयुक्त मार्गदर्शन जब वह अकेले अकेले काम कर रहे होते हैं तब भी दे सकता है और जब समूह में कार्यरत हों तब भी दे सकता है। स्व अनुदेशित शिक्षण, ऑटो इंस्ट्रक्शनल टीचिंग। इस प्रकार की उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था में विद्यार्थियों को स्व अनुदेशन द्वारा ही अपनी कमजोरियों और कठिनाइयों को दूर करने के उपाय करने पड़ते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का अध्यापकीय पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता। यहाँ जिस प्रकार की विषयगत अधिगम कठिनाइयाँ और कमजोरियाँ निदान की जाती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए स्व अनुदेशन सामग्री अभिक्रमित अधिगम पैकेज के रूप में या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रूप में विद्यार्थी विशेष को उपलब्ध करा दी जाती है और फिर वह अनुदेशन सामग्री का उपयोग करते हुए स्वयं ही उससे उचित अनुदेशन ग्रहण करते हुए अपनी अधिगम कठिनाइयों तथा कमजोरियों के निवारण के प्रयत्न करता है। इस प्रकार के स्व शिक्षण या अधिगम के प्रयत्न उनकी अपनी गति, शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से वह स्वयं तय करता है और अपनी कठिनाइयों तथा कमजोरियों को दूर करने की सारी जिम्मेदारी उसी की होती है। अनौपचारिक शिक्षण, इनफॉर्मल टीचिंग। विषय विशेष संबंधी अनौपचारिक शिक्षण गतिविधियों और अगर औपचारिक शिक्षा के साथ भले भांति जोड़ दिया जाए तो जिन विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक शिक्षण चाहिए, उनकी बहुत कुछ अधिगम कठिनाइयों और कमजोरियों के निवारण में इस प्रकार का अनौपचारिक शिक्षण काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार की अनौपचारिक शिक्षण गतिविधियों और कार्यक्रम के रूप में हम शैक्षिक भ्रमण, विज्ञान क्लब का संगठन, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना, भौतिक भ्रमण, विज्ञान क्लब का संगठन, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना, विज्ञान संबंधी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संग्रह करना, सामूहिक चर्चा एवं वाद विवाद में भाग लेना, वैज्ञानिक मॉडल बनाना, विज्ञान प्रदर्शनी तथा अन्य विभिन्न प्रकार की ऐसी पाठ्य सामग्री क्रियाओं में भाग लेना जिससे विज्ञान के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति होती रहती है। तो दूसरी ओर जिन बातों को वह कक्षा अध्यापन से नहीं समझ पाते, उन्हें ठीक प्रकार से उनके वास्तविक अनुभवों के रूप में ग्रहण करना उनके लिए सहज हो जाता है, विशेषकर उन विद्यार्थियों को जिनकी अधिगम कठिनाइयों से काफ़ी लाभ होता है। कुछ अभ्यास प्रश्न है। पहला प्रश्न है, प्रचार की सफलता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन 1 बालक पर, ऑप्शन 2 पाठ्य सामग्री पर, ऑप्शन 3 निदान पर और ऑप्शन 4 विद्यालय पर। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, निदान पर। दूसरा प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में पद विश्लेषण किसमें सहायता प्रदान करता है? ऑप्शन 1 उपलब्धि परीक्षण में, ऑप्शन 2
पदों के प्रकार निर्धारित करने में ऑप्शन 3 1 व 2 दोनों, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट है, 1 व 2 दोनों। तीसरा प्रश्न है विज्ञान शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 कमजोरियों का पता लगाना, ऑप्शन 2 कमजोरियों को दूर करना, ऑप्शन 3 उपचारात्मक सुझाव देना, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है विज्ञान शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन किया जा सकता है। ऑप्शन 1 कक्षा शिक्षण के रूप में, ऑप्शन 2 समूहगत शिक्षण के रूप में, ऑप्शन 3 वैयक्तिक शिक्षण के रूप में, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट है, उपरोक्त सभी। पांचवा प्रश्न है प्रत्येक छात्र की कठिनाइयों और कमजोरियों का व्यक्तिगत रूप से उपचार करना क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 समूह शिक्षण, ऑप्शन 2 व्यक्तिगत शिक्षण, ऑप्शन 3 कक्षा शिक्षण, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है, व्यक्तिगत शिक्षण। छठा प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है? ऑप्शन 1 आदेशात्मक, ऑप्शन 2 अनुदेशनात्मक, ऑप्शन 3 नकारात्मक, ऑप्शन 4 सकारात्मक। ऑप्शन 2 करेक्ट है, अनुदेशनात्मक। सातवां प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए सहारा लिया जाता है। ऑप्शन 1 दृश्य श्रव्य साधनों का, ऑप्शन 2 शिक्षण विधियों का, ऑप्शन 3 अभ्यास कार्य का, ऑप्शन 4 इन सभी का। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है, इन सभी का। आठवां प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या है? ऑप्शन 1 स्वतः स्व परीक्षण, ऑप्शन 2 पाठ्यपुस्तक परीक्षण, ऑप्शन 3 निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन 4 व्याख्यान परीक्षण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण। क्वेश्चन 9 है उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना, ऑप्शन 2 छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना, ऑप्शन 3 छात्रों में आत्मविश्वास जगाना, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 10 में आते हैं विज्ञान शिक्षण के दौरान निम्न में से कौन उपचारात्मक शिक्षण हेतु उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन 1 राजेश कक्षा में सबसे दब्बू किस्म का लड़का है, ऑप्शन 2 रश्मि पढ़ाई में बहुत होशियार है, ऑप्शन 3 रमन कक्षा में सबसे अधिक अनुपस्थित रहता है, ऑप्शन 4 रजनी कक्षा में पढ़ाई के दौरान बार बार बातें करती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, रश्मि पढ़ाई में बहुत होशियार है। 11वां प्रश्न है छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि कौन सी है? ऑप्शन 1 छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान करना, ऑप्शन 2 छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में विभाजित करके उनके लिए शिक्षण की व्यवस्था करना, ऑप्शन 3 प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोषों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कर उन्हें दूर करना, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान करना। क्वेश्चन 12 है विज्ञान शिक्षण में शैक्षिक उपचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना, ऑप्शन 2 शैक्षणिक कठिनाइयों एवं दोषों का निवारण करना, ऑप्शन 3 बालकों की अशुद्धियों का निराकरण, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, शैक्षिक कठिनाइयों एवं दोषों का निवारण करना। प्रश्न संख्या 13 है उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। ऑप्शन 1 प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर, ऑप्शन 2 प्रत्येक माह, ऑप्शन 3 वर्ष में 3 बार, ऑप्शन 4 वर्ष में 4 बार। तो यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट है, प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर। क्वेश्चन 14 विज्ञान शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि नहीं है। ऑप्शन 1 अतिरिक्त कक्षाएं, ऑप्शन 2 व्यायाम, ऑप्शन 3 गोष्ठियाँ, ऑप्शन 4 विशिष्ट अभ्यास। तो यहाँ ऑप्शन 2 करेक्ट है, व्यायाम। क्वेश्चन 15 में आते हैं उपचारात्मक शिक्षण का लाभ क्या है? ऑप्शन 1 छात्रों की समस्याओं को दूर करना, ऑप्शन 2 छात्रों में कठिनाइयों को दूर करना, ऑप्शन 3 छात्रों को भविष्य संबंधी त्रुटि से बचाना, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।